हेलो बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग। बेटा पीडब्ल्यू के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज आपके लिए द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं। क्या देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। बेटा आज के लेक्चर के अंदर गॉस लॉ से जुड़े हुए कई सारे बेहतरीन सवाल देखेंगे। साथ ही साथ में बेटा गॉस लॉ के थ्रू कई सारे एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो बेटा बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, तो बेटा जुड़े रहो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है आज। तो बेटा सबसे पहली चीज, कई सारे सवाल करने हैं गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड। सेकेंड, कई सारे एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कई बच्चे पूछेंगे सर कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो ट्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सॉलिड ट्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द इनफाइनाइट शीट। बेटा इस तरह के कई सारे एलिमेंट्स के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इनमें से कई सारे डेरिवेशन तो हम लोगों ने पहले भी करे हैं। बेटा पहले करे हैं डेरिवेशन, लेकिन वो डेरिवेशन हम लोगों ने करे एलिमेंट लेकर के, इंटीग्रेट करके। अब उनके सिंपलर वर्जन की तरफ जा रहे हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी चीजें गॉस लॉ से। अब कई बच्चों को लगेगा सर जब इतनी सिंपल तरीके से चीजें सॉल्व होने वाली थी तो पहले इतनी मेहनत क्यों करवाई। बेटा पहले इतनी मेहनत केवल 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 इसलिए करवाई ताकि आप लोगों को इंटीग्रेशन के थ्रू डिफिकल्ट सवालों को डील करना आ जाए। वो डेरिवेशन आपको सिखा के जा रहे हैं कि कैसे किसी सवाल को अप्रोच करने के लिए एलिमेंट्स लिए जाते हैं, उन एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज लिखा जाता है, उन एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के इंटीग्रेट करा जाता है। वो जो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में जो सेट हुई हैं वो केवल डेरिवेशन नहीं बल्कि आपको एक अप्रोच देके जा रही है कि अगर आपको सवाल को तोड़ के इंटीग्रेट करके सॉल्व करना हो तो आप लोग कर पाए। तो बेटा चलो आज की इस अमेजिंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्यों ना थोड़ा सा पिछली क्लास के जो की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ा जाए। बेटा पिछली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने पढ़ी वो पढ़ी थी गॉस लॉ। बड़ा ही सिंपल सा छोटी सी बातें कर लेते हैं कि गॉस लॉ बेसिकली कहना क्या चाह रहा था। तो बेटा गॉस लॉ हमसे यह कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी गॉसियन सरफेस है, कैसी होती है बेटा गॉसियन सरफेस, कोई भी आपने क्लोज सरफेस मन में अज्यूम कर ली, इस तरह की सरफेस को बोलते हैं एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। नाम दे देते हैं बेटा गॉसियन टाइप की सरफेस। तो ये कैसी सरफेस है, गॉसियन टाइप वाली सरफेस। इस वाली गॉसियन टाइप की सरफेस के अंदर मान लो बेटा कई सारे चार्जेस हैं। ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, ये कोई चार्ज है -Q3, ये कोई चार्ज है Q4। बाहर भी बेटा कुछ चार्ज पड़े हुए हैं, मान लो यहां चार्ज है Q5, इधर चार्ज है Q6, है ना। इससे बेटा कई सारे चार्जेस हैं आसपास और इस वाली हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के अंदर। कैसी सरफेस है, दोबारा सुनो, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आपने इस वाली गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट लिया, इस वाली हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, तो बेटा इस वाले छोटे से एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ds। मान लो बेटा इस वाले एरिया वेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अज्यूम कुछ ई वेक्टर। कितना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ई वेक्टर। तो बेटा हम लोग अगर इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटा सा फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया था कि भाई ई डॉट ds कर दो, आपको इस छोटे से इलाके के ऊपर छोटा सा फ्लक्स मिल जाएगा। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ कहता है कि अगर आप टोटल फ्लक्स निकालो, यानी कि इस छोटे से फ्लक्स को अगर आप इंटीग्रेट कर दो पूरी के पूरी सरफेस पे घूम के, यानी कि आप सरफेस इंटीग्रल कर दो। ये मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर जो ये गोला लगाया है ना बेटा, ये गोला बता रहा है कि भाई हम पूरी सरफेस के ऊपर, पूरी की पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर घूम के हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब बेटा आप पूरी की पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर घूम घूम के इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स निकालोगे तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू आने वाली है बेटा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि बेटा इस पूरी सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स कितना आएगा,
फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टोटल आने वाला है वो हो जाएगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q एनक्लोज्ड? टोटल चार्ज अंदर कितना बंद है। कोई बोलेगा सर Q एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे? बेटा Q1 Q2 Q4 को जोड़ो, Q3 चार्ज नेगेटिव में, इसको माइनस कर दो, सिंपल बात। तो हम लोग क्या बोलेंगे? Q एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 चार्ज Q2 चार्ज माइनस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स अगर किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू निकाला जाएगा तो वो किसके बराबर होगा? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई बोले Q एनक्लोज्ड सर कैसे निकालते हैं बेटा? तो Q एनक्लोज्ड निकाला जाएगा समेशन ऑफ QI। कौन से चार्जेस जोड़ने? सारे के सारे चार्जेस जो इस वाली स्फेरिकल सरफेस के अंदर है उनको एल्जेब्रिकली जोड़ दो। प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, सिंपल बात। क्या चौपा रही है? तो अंदर वाले जो भी चार्जेस हैं सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ के यहां पर रख दोगे तो आपको टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल, ज्यादा इसमें बातें नहीं कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में देखना है लास्ट लेक्चर में जाओ, एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिकॉल करके आओ। बात क्या चौपा रही है? चलो, तो पहला इंपॉर्टेंट तो जो चीज मुझे रिकॉल करवानी थी वो ये थी कि भाई टोटल फ्लक्स थ्रू आउट ए क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड बात जो मुझे याद करके आप लोगों को बतानी है और आप लोग भी उसे याद रखें, आज के कई सारे सवालों में मैं उस रिजल्ट का यूज करूंगा। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक डेरिवेशन करवाया था। कौन सा डेरिवेशन? अभी देखो, मैंने एक बेटा डिस्क दी थी आप लोगों को, डिस्क टाइप का सर्कुलर रीजन दिया था। कैसा रीजन था बेटा? ये सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन। इस वाले रीजन की रेडियस कितनी थी बेटा? रेडियस थी R, और इस वाले रीजन से X दूर जाकर के मैंने क्या करा था? कोई एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रख दिया था, और हम लोगों ने फ्लक्स की कैलकुलेशन करी थी इस वाले सर्कुलर रीजन में। तो याद करो बेटा, क्या रिजल्ट निकल के आया था? ये रिजल्ट निकल के आया था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फ्लक्स था बेटा इस वाले सर्कुलर रीजन में। इसका पूरा डेरिवेशन एलिमेंट लेकर के छोटा सा फ्लक्स लिख के उसको जोड़ के इंटीग्रेशन के थ्रू हमने पूरा डेरिवेशन पिछली क्लास में कर रखा है। ये रिजल्ट आया था, इसको आज मैं कई बार यूज करूंगा, तो थोड़ा याद कर लें, मेरे साथ एक बार रिपीट करें। Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साथ हो? तो ये दोनों चीजें दिमाग में सेट हो गई। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और कई सारे सवालों को लाइन से करते हैं। तो देखो इधर बेटा, तो ये है पहला सवाल, एक बार रीड करो, पॉज कर लो वीडियो को, रीड करो। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं क्या? चलो थोड़ा साइड हो जाते हैं, फटाफट इसको रीड करें। क्या कर लिया रीड पॉज करके? नहीं करा है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, चलो देखो इधर, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a बाई 2। बेटा एक कोई चार्ज है, इस वाले चार्ज का अमाउंट कितना है? Q चार्ज। ये कहां पर है? a बाई 2 डिस्टेंस ऊपर है। अब कहां से a बाई 2 डिस्टेंस ऊपर? बेटा एक कोई स्क्वायर सरफेस है, उस वाली स्क्वायर सरफेस के सेंटर से a बाई 2 ऊपर कोई Q चार्ज रखा हुआ है। दोबारा से बताऊं मैं बेटा, बेटा कोई ये स्क्वायर सरफेस है ए साइड वाली, और उस वाली स्क्वायर सरफेस के सेंटर से a बाई 2 ऊपर जाकर के कोई चार्ज Q रखा हुआ है। तो आप लोगों को इस वाली स्क्वायर सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। एक बार रीड कर लेते हैं। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a बाई 2 अबव द सेंटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सरफेस। इस वाली हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सरफेस के सेंटर से a बाई 2 पर एक चार्ज Q है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। इस वाली स्क्वायर सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। अब देखो, यहां से इस वाले सवाल को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। कई बच्चे इसके अंदर सोच रहे होंगे सर हम ऐसा करते हैं, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, उस एलिमेंट के ऊपर सर फ्लक्स निकालेंगे और सर फिर इंटीग्रेट कर देंगे। आप इतने दिनों से इंटीग्रेशन सिखा रहे हो, आज ही तो काम आएगा।
बेटा बेमतलब में मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। जो काम चुटकियों में हो सकता है, जबरदस्ती इंटीग्रेशन नहीं करने, जहां जरूरत होगी वहां इंटीग्रेशन पक्का करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा भी स्मार्टली चलोगे आपको बात कैच हो जाएगी। मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो। बेटा आप एक काम करो, इस वाले स्क्वायर के ऊपर एक क्यूब को बिल्ड करो, इस वाले स्क्वायर के ऊपर एक क्यूब को बिल्ड करो, तो आप पाओगे कि भाई ये जो चार्ज क्यू है वो उस क्यूब के सेंटर के ऊपर आ चुका है। देखो बेटा इस वाले डायग्राम को देखो, और जो मैं नया डायग्राम बना रहा हूं उसको भी ऑब्जर्व करो। तो थोड़ा पेशेंटली, पेशेंस रखते हुए मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उसको ध्यान से देखें। ओके, तो सारे बच्चे का ध्यान लगाओ। बेटा ये जो मैंने क्यूबिकल डिजाइन बनाई है, इस वाली क्यूबिकल डिजाइन के अंदर ये साइड कितनी है बेटा ए, ये वाली साइड कितनी है बेटा ए, ये वाली हाइट कितनी है बेटा ए। बेटा अब आप एक काम करो, मैं सबसे नीचे वाला जो बेस है मैं उसका नाम रख देता हूं। मैंने सबसे नीचे वाले बेस का नाम रख दिया, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4। और बेटा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस नीचे वाले स्क्वायर बेस का जो सेंटर है उसको मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं। और अगर मैं इससे a/2 ऊपर जाऊंगा और a/2 ऊपर जाकर के अगर मैं कोई चार्ज क्यू रख दूंगा, तो क्या बेटा इस वाले क्यूब के सेंटर के ऊपर ये वाला क्यू चार्ज रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, हाँ कि ना? 100%। हम लोगों ने ए साइड का एक क्यूब लिया, नीचे वाले स्क्वायर बेस के मिड पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से मैं a/2 ऊपर जाकर के क्यू चार्ज को प्लेस कर रहा हूं। अगर आप थोड़ा भी ज्योमेट्री को समझ पा रहे हो तो आपको इस बात का एहसास हो पा रहा होगा कि मैंने ये वाला क्यू चार्ज इस वाले क्यूब के सेंटर के ऊपर प्लेस करा है। तो अब सारे बच्चे मुझे इस नीचे वाले फेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू बताओ। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। हम लोग गॉस लॉ की मदद से क्या बोलेंगे कि इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स कितना है। अगर मैं इस पूरी की पूरी क्यूबिकल स्ट्रक्चर के ऊपर टोटल फ्लक्स पूछूंगा तो बेटा टोटल फ्लक्स की वैल्यू गॉस लॉ से हम लोग कितनी बताएंगे, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज अंदर बंदे, क्यू। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल फ्लक्स हो गया बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर कि भाई टोटल गॉसियन सरफेस, सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज, तो सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 100%। अब दूसरी बात, बेटा क्या ये वाला क्यू चार्ज एकदम सिमेट्रिकली रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सिमेट्रिकली है, एकदम बीचों बीच में, 100% बीचों बीच में। तो क्या हर एक चारों तरफ के फेस क्या इससे एकदम सिमेट्रिकल लोकेशन पे है? नीचे वाला फेस a/2 दूर, ऊपर वाला फेस a/2 दूर, राइट वाला फेस a/2 दूर, इधर वाला a/2, आगे वाला a/2, पीछे वाला a/2, यानी कि सारे के सारे फेस सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्लक्स ईच फेस के थ्रू बराबर बराबर पास होके जा रहा है। टोटल फ्लक्स इतना, तो हर एक फेस में 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट डिवाइड हो गया होगा। तो फ्लक्स जो हर एक फेस के पास है बेटा वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6 पार्ट। यानी कि बेटा मुझे इस नीचे वाले फेस से 1 2 3 4 वाले फेस से फ्लक्स थ्रू 1 2 3 4, इस नीचे वाले फेस से मुझे टोटल फ्लक्स की वैल्यू बेटा Q/6 एप्सिलॉन नॉट मिल चुकी है, क्योंकि ये भी तो उन्हीं फेसेस में से एक पार्ट है, ये भी तो उन्हीं फेसेस में से एक फेस है। तो बेटा मुझे नीचे वाले फेस के ऊपर फ्लक्स मालूम पड़ गया। अब इन दोनों डायग्राम को कंपैरिजन करो। क्या नीचे वाला ये जो स्क्वायर बेस है क्या ये ए साइड का है? यहां पर भी ये वाला क्या स्क्वायर बेस जो नीचे वाला है 1 2 3 4, क्या ये भी ए साइड का है? 100%। क्या ये वाला चार्ज a/2 पर रखा हुआ है? क्या ये वाला चार्ज भी a/2 पर रखा हुआ है? 100%। तो बेटा अगर इस वाले केस में नीचे वाले स्क्वायर बेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू Q/6 एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या इधर भी फ्लक्स की वैल्यू Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
कंफ्यूजन हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूं, एक बार डायग्राम को देखो। क्या कह रहे हैं हम इस वाले डायग्राम में? ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि भाई सीधे इंटीग्रेशन के थ्रू मत अप्रोच करो। एकदम सिंपल सवाल है। आप इस वाले स्क्वायर बेस के ऊपर बेटा क्यूब बनाओ, इधर दो फेस लगाए, इधर दो फेस लगाए, ऊपर फेस लगाया, क्या क्यूब बन जाएगा? ए साइड वाला, क्या ये वाला चार्ज a/2 ऊपर होने के कारण उस क्यूब के सेंटर के ऊपर आ जाएगा? यानी कि बेटा क्या ऐसी डिजाइन बन जाएगी? 100% ऐसी डिजाइन बनेगी। क्या टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा? गॉस लॉ के थ्रू हम ये बात 100% बोल सकते हैं कि इस वाले क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो हर एक फेस से कितना आएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेस है, हर एक फेस सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो हर एक फेस से बराबर बराबर फ्लक्स जाएगा। टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बेटा नीचे वाले फेस से भी कितना फ्लक्स? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस नीचे वाले फेस से कितना फ्लक्स? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर अभी भी डाउट है, वापस से पीछे जाओ, दोबारा से देखो, बात कैच हो जाएगी। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बढ़ जाऊं आगे? सही है सवाल, इजी काउंट करेंगे, सवाल को डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इट इज इजी। चाहे आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर कैसे विजुलाइज होगा ये आपने बताया तब तो ठीक है, हमसे तो क्लिक हो ही नहीं रहा था। बेटा जब आप 12, 15, 20 सवाल ऐसे करोगे तब आपको भी क्लिक होने लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे जा रहे हैं बेटा। अगला सवाल, गौर से पहले बेटा डायग्राम को देखोगे, सवाल को पढ़ोगे। मैं साइड हो रहा हूं, साइड हो जाऊं मैं? चलो फटाफट देखें क्या कह रहा है बेटा ये सवाल। देखो बेटा इधर है हेमीस्फेरिकल डिजाइन, क्या है इधर? हेमीस्फेरिकल डिजाइन। और बेटा एक चार्ज रखा हुआ है, ये वाला चार्ज कहां रखा हुआ है? ये वाला चार्ज रखा हुआ है कहां से? एक चार्ज है इधर सेंटर के ऊपर क्यू, और एक चार्ज इसी डायमीटर पर बाहर 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 जाकर के एक और चार्ज क्यू रखा हुआ है। दो चार्जेस है बेटा, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। एक चार्ज है हेमीस्फेरिकल डिजाइन के सेंटर पे, दूसरा चार्ज इसी डायमीटर को आगे अगर एक्सटेंड करोगे तो एक और चार्ज क्यू रखा हुआ है। आपको इस वाली सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी। सोचो क्या आएगा आंसर? मैं पानी पी लेता हूं। बढ़ जाएं आगे, चलो देखो। तो बेटा इस वाले चार्ज को मैं नाम दे देता हूं चार्ज नंबर 1, इस वाले चार्ज को नाम देता हूं चार्ज नंबर 2। याद करो पिछली क्लास में सेम का सेम सवाल मैंने कराया था, बस ये वाला चार्ज नहीं रखा हुआ था, ये वाला चार्ज रखा हुआ था। तो क्या इस वाले चार्ज के कारण जो इस वाली स्फेरिकल सरफेस में फ्लक्स आ रहा है, मैं उस फ्लक्स को बोल दूं φ1। चार्ज नंबर 1 ने जो फ्लक्स लगाया, जो फ्लक्स क्रिएट करा, उसको मैंने क्या बोल दिया? φ1। और बेटा चार्ज नंबर 2 जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है उसको क्या मैं φ2 बोल दूं? तो बेटा दोनों के दोनों चार्जेस का जो टोटल फ्लक्स है उनको जोड़ देंगे तो क्या हमको टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी? हाँ 100%। तो बेटा अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी है तो आपको मालूम होगा कि चार्ज नंबर 1 ने जो फ्लक्स क्रिएट किया था वो वैल्यू थी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकाला था अपन लोगों ने इसका आंसर? अपन लोगों ने बोला था कि भाई एक पूरा स्फीयर बनाओ, जब पूरा स्फीयर बनाओगे तो ये वाला Q चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स क्रिएट करेगा, तो ऊपर वाले हेमीस्फेयर और नीचे वाले हेमीस्फेयर दोनों में बराबर बराबर फ्लक्स जाएगा। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं रिकॉल कराता हूं। आप बेटा जैसा स्फेयर नीचे वैसा ही हेमीस्फेयर ऊपर बनाओगे, टोटल स्फेयर तैयार हो जाएगा। ये वाला क्यू चार्ज टोटल फ्लक्स पैदा करेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आधा फ्लक्स ऊपर वाले हेमीस्फेयर में, आधा फ्लक्स नीचे वाले हेमीस्फेयर में, यानी कि इस वाले चार्ज ने Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स क्रिएट किया है। पिछली क्लास में सॉल्व कर रखा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये वाला चार्ज कितना फ्लक्स क्रिएट कर रहा है? चलो बेटा पूरी की पूरी कैलकुलेशन
पूरी की पूरी चिंता अब इस वाले चार्ज के फ्लक्स की करते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं अलग अलग कलर से अलग अलग लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं। बेटा मैं ग्रीन कलर से वो लाइंस बना रहा हूं जिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने स्फीयर को कभी टच ही नहीं किया। जैसे बेटा इस वाले क्यू चार्ज से क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकली होंगी? 100%। इधर लाइंस निकली होंगी एकदम 100%। इधर लाइंस निकली होंगी एकदम 100%। इधर निकली होंगी, हाँ भाई बिल्कुल। क्या इधर लाइंस निकली होंगी? हाँ भाई बिल्कुल। इधर भी, इधर भी, इधर भी। यानी कि इस वाले क्यू चार्ज से ये मैंने वो सारी लाइंस बनाई जो इस सरफेस को कभी टच ही नहीं करी। क्या इन ग्रीन लाइन के कारण ये जो ग्रीन कलर की लाइन से क्या कुछ भी फ्लक्स क्रिएट कर पा रही होंगी? बिल्कुल नहीं। बेटा मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूं। लेट अज्यूम मैंने ले लिया पिंक कलर। अब मैं पिंक कलर से जो लाइंस बना रहा हूं वो लाइंस देखो इस स्फीयर को अगर क्रॉस कर रही हैं तो एक बार वो एंटर करेंगी तो ये लाइंस आगे जाकर के बाहर भी जाएंगी, बाहर जाएंगी। ये लाइंस अगर एक बार एंटर करी तो बाहर भी जाएंगी। ये लाइंस अगर एक बार एंटर करी तो बाहर भी जाएंगी। ये लाइंस अगर एक बार एंटर करी तो बाहर भी निकलेंगी। तो बेटा आप लोगों को डायग्राम के थ्रू ये बात एकदम 100% विजुलाइज हो रही होगी कि भाई या तो लाइंस एंट्री कर ही नहीं रही है, और अगर एंट्री कर रही है तो बाहर भी पक्का निकल रही है। यानी कि बेटा एक बार फ्लक्स एंट्री वाला हुआ, मान लो एंट्री वाले फ्लक्स को मैं बोल रहा हूं नेगेटिव वाला फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, तो एग्जिट करते समय जो फ्लक्स बनेगा क्या वो प्लस 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 वाला बनेगा। यानी कि बेटा अगर चार लाइंस ने एंट्री करी तो चार लाइन इस वाली हेमिस्फेरिकल सरफेस के बाहर भी जा रही है। यानी कि बेटा ये वाला चार्ज कोई भी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा कंट्रीब्यूट। या तो लाइन बाहर बाहर ही रही, कभी टच ही नहीं करी स्फेरिकल सरफेस को, और अगर एंट्री कर रही है तो वो एग्जिट भी कर रही है। यानी कि फ्लक्स की वैल्यू अगर यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर प्लस में भी है। तो इस चार्ज का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 0। इस वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन हम लोग पिछली क्लास में निकाल चुके हैं, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की टोटल वैल्यू जो आएगी दैट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर। दोबारा से सुनो, दोबारा से समझो, बातें एकदम कैच हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं। ये सवाल तो सुपर इजी है, नींद में भी याद रहना चाहिए ये सवाल। ये सवाल क्या बोल रहा है बेटा? ये सवाल कह रहा है कि भाई एक कोई क्लोज सरफेस है, कईयों को शायद एक क्लोज सरफेस ना लग रही हो। अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं लग रही है तो चलो मैं इस डायग्राम को थोड़ा 3D रूप दे देता हूं। अगर कईयों को लग रहा हो नहीं सर ये 3D की फीलिंग ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं, दे देते हैं फीलिंग थोड़ी सी 3D की। सारे बच्चे पेशेंटली देखें, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये बेटा एक क्लोज सरफेस अब तो फील आ रही है। इस वाली क्लोज सरफेस में हम लोगों ने पाया कि फ्लक्स ऊपर वाली सरफेस से बाहर निकल रहा है कितना? 30। इस वाली सरफेस से बाहर निकल रहा है 10। इस वाली सरफेस से बाहर निकल रहा है 20। इस वाली सरफेस से एंट्री कर रहा है कितना? एंट्री कर रहा है 15। तो भाई इसके अंदर रखे हुए टोटल चार्ज का अमाउंट कितना है? फ्लक्स कमिंग आउट एंड एंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज शोन इन डायग्राम। डायग्राम में दिखाया गया है कि कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है। फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो इस वाली क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसका अमाउंट कितना होगा? भाई सिंपल सी बात है, इस वाली सरफेस को हम बोलेंगे कि इट इज ए गॉसियन सरफेस। इट इज ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करें तो क्या कहता है हमारा प्यारा गॉस लॉ? हमारा प्यारा गॉस लॉ बोलता है कि अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालोगे किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इंटीग्रेशन करके, किसी भी क्लोज सरफेस पे घूम घूम के इंटीग्रेशन करोगे तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो टोटल फ्लक्स होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा टोटल फ्लक्स कितना है? देखो 30 का फ्लक्स बाहर जा रहा है तो बाहर निकलते हुए फ्लक्स को मैंने ले लिया प्लस में, प्लस 30। बाहर निकलते हुए 20 के फ्लक्स को मैंने ले लिया 20। बाहर निकलते हुए 10 के फ्लक्स को ले लिया मैंने प्लस 10। अंदर जाते हुए फ्लक्स को ले लिया बेटा मैंने -15।
तो ये हुआ टोटल फ्लक्स बराबर व्हाट, बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 20 30 50 50 10 60 60 -15 कितना हो गया 45। तो बेटा ये क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी 45 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है ना, रख दो आंसर आ जाएगा, वरना एप्सिलॉन नॉट के अंदर ही आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब कई बच्चे इस बात पे डाउट कर रहे होंगे कि सर आपने सीधे बाहर वाले फ्लक्स को पॉजिटिव में क्यों माना। बेटा अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको ये बात मालूम होगी, मैंने बोला था इट इज ए जनरल कन्वेंशन कि कभी भी कोई भी क्लोज सरफेस होगी हम नॉर्मल डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं, बाहर निकलते हुए फ्लक्स को पॉजिटिव में लेते हैं, अंदर घुसते हुए फ्लक्स को नेगेटिव में लेते हैं। अगर आपने ये बात नोटिस नहीं करी, मैंने कई बार बोली है, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं करी तो अब नोटिस करने का समय आ गया है। कभी भी कोई भी क्लोज सरफेस होगी, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स हम लोग पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि हम नॉर्मल डायरेक्शन आउटवर्ड ले रहे हैं, अंदर जाता हुआ फ्लक्स नेगेटिव मानेंगे क्योंकि हम नॉर्मल डायरेक्शन आउटवर्ड ले रहे हैं। सेट कर लो दिमाग में ये बात। तो बेटा फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, फ्लक्स की वैल्यू हो चुकी है कितनी 45। टोटल फ्लक्स को मैंने क्या बोला, टोटल फ्लक्स को मैंने बोला Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और बड़े आराम से हमारा आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग कई सारे एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने चले जाएं या और प्रैक्टिस करें। देखो होने को तो स्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। अभी वो फील नहीं आई, वो मजा नहीं आया, तो मैं वापस से जा रहा हूं और कुछ सवालों को ऐड कर देते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं बेटा गॉस लॉ की। अभी तक फील नहीं आ पा रही है, थोड़े से और सोचने पे मजबूर करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो सारे बच्चे अब अच्छे कुछ सवालों को सॉल्व करने के लिए हो जाओ तैयार। और केवल ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करता जा रहा हूं और आप लोग देखते जा रहे हो, उससे फिर पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। मैं सवाल दूंगा, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, और आप लोगों को उस सवाल के बारे में पॉज करके सोचना है। मैं सवाल समझा दूं, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को ट्राई करेंगे, वापस वीडियो को ऑन करेंगे, फिर सॉल्यूशन को समझेंगे, तभी मजा आएगा, तभी आप लोग कुछ सीख पाओगे। तो मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या है हमारा अगला सवाल। अगले सवाल के लिए बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को एक हेमीस्फेरिकल शेप दे रहा हूं, एक हेमीस्फेरिकल मैंने क्या दे दिया बेटा, शेप दे दिया। इस वाले हेमीस्फेरिकल शेप का बेटा ये हो गया सेंटर, और ये डिस्टेंस हो गई रेडियस r, और ये हेमीस्फेरिकल सरफेस जो है बिल्कुल कटोरी जैसी नहीं होती है, बिल्कुल वैसी हम लोगों ने एक हेमीस्फेरिकल सरफेस मान ली। ये ऊपर वाला सर्कुलर जो पार्ट है ये ओपन है, जैसे कटोरी में भी ऊपर का पार्ट ओपन होता है, यहां पर भी ओपन है, और जैसे कटोरी में यहां नीचे सरफेस होती है, ऐसे ही यहां पर सरफेस है। और बेटा इस वाले सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाकर के मैंने एक चार्ज रख दिया Q चार्ज। आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फाइंड आउट द value of flux, value of flux through the value of flux in the spherical surface, या value of flux by the spherical surface। इन सही है, by गलत सा लग रहा है, in the spherical surface, in the spherical surface। तो फटाफट वीडियो को पॉज करें, मैं सवाल को फिर से समझा दूं। बेटा ये हेमीस्फेरिकल डिजाइन है, हेमीस्फेरिकल डिजाइन का ये सेंटर हो गया, सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर जाकर के मैंने एक चार्ज Q रख दिया। आपको इस वाली हेमीस्फेरिकल डिजाइन से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालो, पॉज करो, निकालो, पॉज करके वैल्यू को निकालो। पॉज करा नहीं करा, क्या मेरे सॉल्यूशन के इंतजार में हो? नहीं, पॉज करो, खुद से निकालो। मैं पानी पी लेता हूं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं,
अब तक मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके खुद से ट्राई करके सॉल्व करा होगा। आंसर सही आया गलत आया वो मैटर नहीं करता है, आपने ट्राई किया ये मैटर करता है। ट्राई किया है तो अच्छी बात है, वरना अभी भी पॉज करके फिर देखना। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा मैं फिर से आप लोगों को थोड़ी सही फील आए, मैं कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस वाले क्यू चार्ज से निकलते हुए बना रहा हूं, देखते जाओ। बेटा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस वाले क्यू चार्ज से कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कभी स्फीयर को टच ही नहीं करी, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लाइंस, क्या ये लाइंस कभी स्फीयर को क्रॉस करके जा रही है? नहीं। क्या इनके कारण कोई फ्लक्स आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये ग्रीन कलर की लाइंस कुछ भी फ्लक्स को क्रिएट करेंगी? नॉट, नहीं होने वाला ऐसा कोई भी फ्लक्स। अब मैं बेटा कुछ और लाइंस को ड्रॉ कर लूं, क्या मैं कोई अलग कलर चूज कर लूं? लो भाई मैंने पिंक कलर ले लिया, तो इधर देखो यहां से एक लाइन इस वाले स्फेरिकल इलाके के अंदर जो लाइन घुसी, क्या वो लाइन इधर से क्रॉस करके जाएगी? क्या इस वाली लाइन का फ्लक्स होगा? अब कई बच्चे ना यहीं पर डाउट करने लगे, सर ये वाली लाइन यहां से एंट्री करी, इधर से बाहर चली गई, सर आपने सिखाया फ्लक्स कैंसिल आउट हो गया। अरे बेटा ये कटोरी टाइप का शेप है, घर में कटोरी देखी है आपने, बाउल देखी है, यहां सरफेस होती, ऊपर खुला हुआ इलाका है, ये ऊपर जो सर्कल है ये खाली जगह है, इधर कोई भी सरफेस नहीं है, सरफेस केवल हेमीस्फेरिकल है। हेमीस्फेयर के ऊपर ढक्कन मत लगाओ, ओनली हेमीस्फेरिकल डिजाइन है बेटा ये। तो ये जो पिंक कलर की लाइन है, जब ये एंट्री कर रही है सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, जब ये एग्जिट कर रही है तब फ्लक्स आ रहा है। इसी प्रकार से क्या मैं एक और लाइन ऐसे बना दूं, क्या ये भी फ्लक्स क्रिएट कर रही है? हाँ। क्या मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, क्या ये फ्लक्स क्रिएट कर रही है? एकदम 100%। यानी कि बेटा जो फ्लक्स इस वाले सर्कुलर रीजन से पास हो रहा है, क्या वही फ्लक्स इस वाले हेमिस्फेरिकल पोर्शन से पास हो रहा है? 100%। तो क्या मैं ऐसे लाइन लिख दूं कि फ्लक्स थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस, फ्लक्स थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस कितना होगा? जितना फ्लक्स सर्कुलर रीजन से पास करके गया है, सर्कुलर रीजन से जो फ्लक्स पास करके गया उतना ही फ्लक्स इस स्फेरिकल रीजन को भी क्रॉस करके जा रहा है। तो हमारा सवाल अब क्या बन गया है? हमारा सवाल यह बन गया कि इस वाले सर्कुलर रीजन से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, बस वो बता दो, क्योंकि जितना फ्लक्स सर्कुलर रीजन से एंटर करा उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है स्फेरिकल वाले रीजन से। और बेटा इसका आंसर मैं पिछली क्लास में सिखा के गया था। क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को? कि कोई भी स्फेरिकल डिजाइन, सॉरी कोई भी सर्कुलर डिजाइन हो आर रेडियस की, और उससे एक्स दूर अगर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स पार होकर के जाता है? फ्लक्स जो इस सर्कुलर रीजन को पार करके जाएगा बेटा, उस वाले फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा सेम ही तो डिजाइन है, यहां पर ये हुआ सर्कुलर रीजन और इससे x की वैल्यू हो गई, कितना दूर रखा हुआ है क्यू चार्ज? r डिस्टेंस दूर। तो आप इस वाले फॉर्मूले में x की जगह पे r रख दोगे, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले सर्कुलर रीजन से x बराबर r दूरी पर है, x बराबर r दूरी पर। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में फॉर्मूला देखा, डराइव करा, उसमें बस x की जगह पे आपको क्या रखना है? r। मामला खत्म। चलो मैं अगले पेज पे जाकर के कैलकुलेशन कर देता हूं कि भाई इधर है सर्कुलर रीजन आर रेडियस का, और कितना दूर जाकर के x बराबर r दूर जाकर के एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो फ्लक्स जो इस सर्कुलर रीजन से पास होके जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो सॉल्व कर देते हैं। क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की जगह पे बेटा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे क्या रखना है? आर। तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर। बेटा ये कितना हो गया? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ऊपर आर नीचे आर स्क्वायर जुड़ के हो गया है 2 टाइम्स आर स्क्वायर। साथ हो, बाउंसर तो नहीं लग रहे हैं ना? बाउंसर लगे बिल्कुल नहीं घबराना है, पॉज करना है, थोड़ा पीछे जाना है, जहां से बाउंसर लगने चालू हो थोड़ा सा पीछे जाकर के फिर से चालू करो।
पक्की बात है, गारंटी है, बाउंसर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो Q बाई 2ε0 1 माइनस ऊपर R नीचे R स्क्वायर कट जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। यानी कि इतना फ्लक्स हम लोगों को मिल चुका है जो सर्कुलर रीजन से पास होके जा रहा है, और जितना फ्लक्स सर्कुलर रीजन से पास होके गया उतना ही फ्लक्स हेमी स्फेरिकल पोर्शन से भी पास होके जा रहा है। ये बात हम लोग ऑलरेडी इस वाले डायग्राम में महसूस कर चुके हैं कि भाई सर्कुलर रीजन से जो फ्लक्स घुसा वो स्फेरिकल रीजन से बाहर निकला, तो सर्कुलर रीजन का फ्लक्स निकाला तो स्फेरिकल का बाय डिफॉल्ट मिल गया। मैं समझता हूं आपको कुछ तो बात कैच हुई होगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्या एक और सवाल ले लें? चलो ले लेते हैं, अभी भी मुझे लगता है और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एक और सवाल ले लेते हैं बेटा। देखो सारे बच्चे, एक सवाल और, मैं फिर से हेमिस्फेरिकल डिजाइन बना रहा हूं बेटा। मैंने फिर से हेमिस्फेरिकल डिजाइन बनाई। ये वाली हेमिस्फेरिकल डिजाइन फिर से बेटा वही आर रेडियस, वही सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर, और इस बार चार्ज कहां रखा हुआ है? इस बार चार्ज रखा हुआ है आर दूरी पे, लेकिन ऊपर नहीं। चलते 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 आर से हल्का सा आगे, यानी कि स्फेयर से हल्का सा बाहर, यहां पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर। इससे आप आर नीचे आओगे, स्फेयर की सरफेस पे पहुंचोगे, उससे हल्का सा दूर, हल्का सा बाहर आपने एक चार्ज रख दिया, और इस वाले चार्ज का अमाउंट कितना है? क्यू। फिर से वही सेम सवाल, फाइंड आउट दी फ्लक्स पासिंग थ्रू the hemispherical surface। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। देखो, अगर डाउट हो इस वाले सवाल में तो पहले वापस से पिछले वाले सवाल के सॉल्यूशन को देखो, तब ये सवाल अपने आप इजी लगेगा। बिल्कुल इजी सवाल है। पिछले वाले सवाल को अगर समझ चुके हो आप तो इस वाले सवाल में बेटा कोई चैलेंज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है चैलेंज। इस बात पे विश्वास रखते हुए, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखते हुए इस वाले सवाल को एक बार ट्राई तो करो, हो जाएगा, फेथ रखो, हो जाएगा। चलो, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, क्या मैं सॉल्यूशन बताऊं बेटा इसका? चलो मैं फिर से आप लोगों की मदद करता हूं। सारे बच्चे इधर देखें, सारे बच्चे इधर ध्यान लगाएं। बेटा मैं फिर से है ना अलग अलग कलर से कई सारी डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि क्लियरिटी आए कि कौन सी लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रही है। बेटा पहले मैं उन लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं जिन्होंने कभी फ्लक्स क्रिएट ही नहीं किया, कभी वो स्फीयर को टच ही नहीं करी। जैसे बेटा इस वाले क्यू चार्ज से निकलने वाली ये लाइंस, क्या ये स्फीयर की ओर जा भी रही है? नहीं। क्या ये कभी फ्लक्स क्रिएट करेंगी? बिल्कुल नहीं। तो इन व्हाइट कलर की लाइंस ने कभी कोई फ्लक्स क्रिएट ही नहीं किया। अब मैं कुछ ऐसी लाइंस बना रहा हूं जो लाइन स्फीयर में एंट्री तो करी, लेकिन वो अंदर भी गई और बाहर ऐसे निकली कि उनका फ्लक्स कैंसिल आउट हो रहा है। मैं उनके लिए थोड़ा अलग कलर का यूज कर रहा हूं। तो बेटा मैं उन लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं जो लाइंस इस तरीके से गई हैं। ध्यान से देखना, क्या ये लाइंस आपको कैच हो पा रही है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं और कलर चेंज कर देता हूं। मैं इन लाइंस की बात कर रहा हूं। क्या ये लाइंस अंदर गई तो बाहर भी निकली? एकदम 100%। देखो ध्यान से, ये वाली लाइंस बेटा अंदर जा रही हैं तो बाहर भी जा रही है। ये वाली लाइंस बेटा अंदर एंट्री कर रही हैं तो बाहर भी जा रही है। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? ओके, और भी लाइंस बना देता हूं। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है जो अंदर गई तो सरफेस से देखो बाहर भी निकल रही है। ये लाइंस अंदर गई तो सरफेस के बाहर भी जा रही है। तो ये ग्रीन कलर की लाइंस कैसी हो गई बेटा? ये ग्रीन कलर की लाइंस ऐसी हैं जब उनकी एंट्री हो रही है, जब उनकी एंट्री हो रही है तो नेगेटिव फ्लक्स, जब एग्जिट कर रही है सरफेस से
पॉजिटिव फ्लक्स, एंट्री नेगेटिव फ्लक्स, एग्जिट पॉजिटिव फ्लक्स। यानी कि ग्रीन कलर वाली लाइंस फ्लक्स क्रिएट तो कर रही हैं, लेकिन दो दो बार, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा? 100% कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाइट कलर की लाइंस ने तो फ्लक्स क्रिएट कभी करा ही नहीं, ग्रीन वाली लाइंस ने क्रिएट करा लेकिन प्लस माइनस मिलके जीरो कर दिया। बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब मैं और लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं। तो सारे बच्चे देखो, अगर मैं अब ऐसी लाइंस बनाऊं जिनकी एंट्री स्फीयर में हुई तो सही, लेकिन वो लाइंस निकली कहां से बाहर हैं? ध्यान से देखो, मैं ऐसी लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं जो स्फीयर में एंट्री तो कर रही हैं लेकिन वो बाहर निकल रही हैं यहां से, खाली स्पेस से। यानी कि इनकी ओनली एंट्री हुई है, बाहर खाली स्पेस से निकली है। ऊपर वाला जो सर्कुलर रीजन है, जो कटोरी का ऊपर वाला जो सर्कुलर रीजन है, वो खाली जगह है, वहां कोई प्लेट नहीं है, कोई भी कवर्ड पोर्शन नहीं है। तो लाइंस की एंट्री तो हुई, फ्लक्स तो आया इधर, लेकिन इधर से बाहर निकली तो कोई फ्लक्स नहीं आया। ये लाइन जब एंट्री करी फ्लक्स आया, बाहर निकली कोई फ्लक्स नहीं आया। ये लाइन, जस्ट ए मिनट, ये लाइंस जब एंट्री करी फ्लक्स आया, बाहर निकली फ्लक्स नहीं आया। तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाइट कलर की लाइंस ने कभी फ्लक्स क्रिएट करा ही नहीं, ग्रीन कलर की लाइंस ने प्लस में माइनस में फ्लक्स क्रिएट करा, इफेक्ट कैंसिल आउट। लेकिन जो पिंक कलर वाली लाइंस है ये फ्लक्स क्रिएट कर रही है, ये फ्लक्स क्रिएट कर रही है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि वो सारी लाइंस जो पार होकर के सर्कुलर रीजन से जा रही हैं, दोबारा मेरी बात सुनना, अब इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, वो सारा का सारा फ्लक्स जो सर्कुलर रीजन से पास होकर के जा रहा है, जो सर्कुलर रीजन से क्रॉस होकर के जा रहा है, उसी के कारण फ्लक्स आया है स्फेरिकल सरफेस में। तो मैं वापस से स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, फ्लक्स जो स्फेरिकल रीजन में आ रहा है वो फ्लक्स वही है जो फ्लक्स सर्कुलर रीजन से क्रॉस होकर के गया है। जो फ्लक्स सर्कुलर रीजन से क्रॉस होकर गया वही फ्लक्स स्फेरिकल वाले रीजन में आ रहा है। फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल रीजन विल बी इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर रीजन। तो हम लोगों को सर्कुलर रीजन का फ्लक्स निकालना है और इसके रिजल्ट हम लोगों को याद हैं, तो हम सीधे आंसर लिख देंगे। तो हमारा अब सवाल बन क्या गया है बेटा, हमारा सवाल अब बन चुका है कि एक स्फेरिकल रीजन है, ध्यान से देखो, एक स्फेरिकल रीजन है आर रेडियस का, और उस वाले स्फेरिकल रीजन के सेंटर से आर डिस्टेंस नीचे एक चार्ज क्यू है। तो इससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू तो हम लोग रट चुके हैं, याद कर चुके हैं, डराइव कर चुके हैं। कितनी वैल्यू आएगी बेटा, ये Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है चार्ज, आर। एक्स की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, आर। तो फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आर, अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि बेटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अंडर रूट। और ये तो पिछले वाले सवाल जैसा आंसर आ गया, नहीं आ गया, आ गया। डायग्राम अलग, क्वेश्चन अलग, लेकिन आंसर सिमिलर, फंडा सिमिलर। देखो इधर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर, ऊपर नीचे अंडर रूट में 2 टाइम्स आर स्क्वायर। बेटा ऊपर आर नीचे अंडर रूट का आर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई रूट 2। चेक करो, मैच करो, कितने लोगों ने एकदम सही आंसर निकाले हैं पिछले 2-3 सवालों के। प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज कमेंट करके बताना कितने लोगों के आंसर सही आए हैं। फटाफट नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूं बेटा, फटाफट फास्ट। तो लिख लिया बेटा आप लोगों ने, कॉपी कर लिया, बात कैच हो गई। चलो बेटा क्यों ना एक सवाल और ले, और एक क्यों, थोड़े और ज्यादा सवाल करते हैं ना। चलो देखो इधर अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में ध्यान से पहले सवाल को देखो, वीडियो को पॉज करो, फिर से ट्राई करो। बेटा इस बार मैं एक काम करता हूं, क्या काम करें, चलो एक हेमिस्फेयर ले लेते हैं। ये मैंने फिर से हेमिस्फेयर ले लिया, कई बच्चे तंग हो गए होंगे सर बार बार हेमिस्फेयर। बेटा बढ़िया डिजाइन है, अच्छा लगता है, ओके। तो हेमिस्फेयर हो गया,
हेमिस्फेयर का ये बेटा सेंटर हो गया, हेमिस्फेयर की बेटा ये हो गई रेडियस आर। और आप लोग क्या करोगे, अब एक चार्ज क्यू को प्लेस करो। किधर रखना है चार्ज क्यू, आर नीचे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अभी अभी तो कराया ऐसा सवाल। बेटा सुन लो ध्यान से, कहां रखना है चार्ज को, धीरे 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 नीचे आकर के आर नीचे रखना है इस वाले चार्ज को, लेकिन स्फीयर के जस्ट अंदर, यानी कि सेंटर से आर नीचे आए लेकिन हल्का सा कम, यानी कि बस इस वाली सरफेस के हल्का सा ऊपर हम लोगों ने ये वाला चार्ज क्यू रख दिया। फिर से वही बात कि फाइंड आउट फ्लक्स क्रॉसिंग स्फेरिकल सरफेस। फटाफट इस वाली स्फेरिकल सरफेस के थ्रू पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू बताओ। पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखते हैं कितना फ्लक्स आने वाला है। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो अब बात सुनो। नहीं करा है ट्राई, पॉज करो, ट्राई करो, फिर से वापस इधर आओ। तो बेटा आप सारे बच्चे इधर ध्यान से देखें, मैं बेटा अलग अलग कलर से अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं। मैं पहले उन लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं जो फ्लक्स क्रिएट करने वाली हैं। बेटा ध्यान से इधर देखो, अगर कुछ लाइंस इस वाले क्यू चार्ज से, क्यू चार्ज कहां है, स्फीयर के अंदर, इस वाले क्यू चार्ज से निकल के और नीचे जाएंगी, तो क्या वो सरफेस को क्रॉस कर रही हैं? हाँ, सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। क्या कुछ लाइंस निकल के इधर बाहर जाएंगी, क्या वो सरफेस को क्रॉस कर रही हैं? हाँ, सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। क्या ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं? बिल्कुल क्रॉस कर रही हैं। क्या ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं सरफेस को? एकदम 100%। ये लाइंस भी क्रॉस कर रही हैं, ये वाली लाइंस भी क्रॉस कर रही हैं, यानी कि ये सारी व्हाइट कलर की लाइंस सरफेस को क्रॉस करके बाहर जा रही हैं। इन व्हाइट लाइंस के कारण फ्लक्स 100% आएगा। अब मैं बेटा कुछ अलग लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ अलग कलर का यूज कर लेते हैं। तो ध्यान से इधर देखो बेटा, अब मैं वो लाइंस बना रहा हूं जो लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं, सीधे एग्जिट आउट कर रही हैं। तो बेटा अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के बाहर जाएगी, तो क्या वो वाली लाइन सर्कुलर रीजन से पार हो गई, यानी कि ओपन वाली जगह से पार हो गई? 100%। क्या कोई लाइन यहां से पार होके जा रही है, क्या वो सर्कुलर वाले रीजन से पास होके जा रही है? एकदम करेक्ट। क्या कोई लाइन यहां से पास होके जाए या ये लाइन यहां से पास होके जाए, तो क्या इनके कारण कोई फ्लक्स आएगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान से डायग्राम को देखो, पिंक कलर वाली लाइन स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, उनके कारण फ्लक्स नहीं आएगा, और व्हाइट वाली लाइन के कारण फ्लक्स आएगा। तो बेटा चलो अपन लोग फटाफट फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब सारे बच्चे सुनना, क्या हम लोगों को यह बात मालूम है कि एक चार्ज टोटल कितना फ्लक्स क्रिएट करता है? अगर चार्ज का अमाउंट है क्यू, तो उससे निकलने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा बात सुनो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो इस वाले चार्ज ने टोटल फ्लक्स क्रिएट करा है। उसमें से अगर मैं इस वाले सर्कुलर रीजन वाले फ्लक्स को माइनस कर दूं, माइनस फ्लक्स ऑफ सर्कुलर रीजन, अगर मैं टोटल फ्लक्स में से सर्कुलर रीजन वाले फ्लक्स को माइनस कर दूंगा, तो क्या मुझे बचा हुआ व्हाइट लाइंस वाला फ्लक्स मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स में से अगर मैं सर्कुलर रीजन के फ्लक्स को माइनस कर दूं, टोटल फ्लक्स में से सर्कुलर रीजन के फ्लक्स को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्लक्स स्फेरिकल रीजन का, फ्लक्स स्फेरिकल रीजन वाला। देखो, गौर से देखो, इक्वेशन को देखो, फील करो कि भाई टोटल फ्लक्स जो था उसमें से पिंक वाली लाइंस वाला फ्लक्स सीधा पार हो गया, क्रॉस ही नहीं करा, फ्लक्स उसने क्रिएट ही नहीं करा। तो टोटल फ्लक्स में से पिंक वाली लाइंस यानी कि सर्कुलर रीजन वाले फ्लक्स को माइनस कर रहे हैं। यही तो इक्वेशन है, नोटिस करा? चलो अब तो काम हमारा बन गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या ये बात अपन लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर रीजन हो, उससे x दूर जाकर के कोई चार्ज रखा हुआ हो, तो कितना फ्लक्स आता है? अब तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखेंगे, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है?
इस वाले सर्कुलर रीजन से r दूरी पे वाला चार्ज रखा हुआ है, तो x की वैल्यू हो गई r, तो r ऊपर x की जगह पे क्या डाल दिया r, नीचे x स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह पे तो r स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो बेटा ये वाली वैल्यू हो गई q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई रूट टू, 1 माइनस 1 बाई रूट टू। क्या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का q बाई 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको एलसीएम लेकर के चाहो तो और सिंप्लीफाई कर देना, लेकिन अब उसमें कोई सच कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे सॉल्व। तो बेटा ये भी एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों को एक साथ देखोगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। दोनों को एक साथ देखें, एक साथ विजुअलाइज करें कि अच्छा कौन सा फ्लक्स बाहर जा रहा है, अच्छा कौन सा फ्लक्स बिना फ्लक्स क्रिएट करे, कौन सी लाइन बिना फ्लक्स क्रिएट करे बाहर निकल रही है, मजा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, सारे बच्चे अगले सवाल के ऊपर ध्यान लगाओ। एक और सवाल देखेंगे सारे बच्चे। देखो मैं फिर से अगला सवाल ले रहा हूं। अच्छा कोई बच्चा ये कह रहा हो कि सर आप इतनी देर से फ्लक्स का अमाउंट तो बता रहे हो, प्लस साइन माइनस साइन कब बताओगे? बेटा मैंने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया और कन्वेंशन मैंने बता रखा है कि अगर सरफेस से बाहर जा रहा है फ्लक्स तो प्लस सिंबल, अंदर आ रहा है तो माइनस सिंबल। तो बेटा पिछले वाले डायग्राम में व्हाइट लाइंस बाहर जा रही थी, तो कोई फ्लक्स पूछेगा तो हम प्लस के साथ में वैल्यू बताएंगे। पीछे जा रहे हैं बेटा, ये वाला फ्लक्स अगर आप लोग देखो तो ये वाला फ्लक्स कैसा था, ये पिंक वाली लाइंस, ये पिछला वाला सवाल है, पिंक वाली लाइंस अंदर से बाहर होकर के जा रही हैं, ये पिंक वाली लाइंस अंदर से बाहर जा रही हैं। ये वाला फ्लक्स भी कैसा काउंट हो जाएगा, ये वाला फ्लक्स भी काउंट हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव में। इसके आगे एक सवाल और लिया था हम लोगों ने, कौन सा सवाल लिया था बेटा, एक बार देख लें क्या, कहां गया बेटा वो सवाल, एक बार चलो मिलकर ढूंढें कहां गया। ओके जस्ट मिनट, ये रहा बेटा वो सवाल, थोड़ा आगे चला गया, जिसमें अपन लोगों ने बाहर लिया था चार्ज। तो इसके अंदर से लाइंस अंदर जा रही हैं, तो ये वाला फ्लक्स आप कैसे लिखोगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें लास्ट में माइनस साइन लगा सकते हो। यहां पर नेगेटिव साइन फॉर द इनवर्ड फ्लक्स, फॉर द इनवर्ड फ्लक्स। तो आप चाहो तो माइनस पुट कर देना मन करे तो, बाकी हम लोगों ने क्या निकाला है, अमाउंट निकाला है। तो एग्री कर पा रहे हो? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो। मैं एक और हेमिस्फेयर ले रहा हूं बेटा, मैं एक और हेमिस्फेयर ले रहा हूं। मेरे साथ साथ में सवाल को ड्रॉ करो। ये बेटा एक हेमिस्फेरिकल डिजाइन हो गई बेटा, ये हो गया सेंटर, और बेटा ये हो गई रेडियस आर, और एक चार्ज कहां रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। एक चार्ज बेटा आप यहां पर हॉरिजॉन्टली चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते 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 थोड़ा आप आगे गए, तो आगे जाकर के आपने यहां कहीं पर एक चार्ज क्यू रख दिया। कितना दूर बेटा, मान लो ये वाली डिस्टेंस मैं आपको दे दूं r/2 दूर। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल पोर्शन। मैं फिर से बोल दूं, ये बेटा एक हेमिस्फेरिकल डिजाइन है, ये बेटा सेंटर हो गया, सेंटर से मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जा रहा हूं, यानी कि इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला रहा हूं, तो उस लाइन में बीच में कहीं पर, यानी कि यहां से r/2 दूर मैंने एक क्यू चार्ज रखा है। अब वो क्या बताना है, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू या क्रॉसिंग द स्फेरिकल सरफेस, फ्लक्स क्रॉसिंग द स्फेरिकल सरफेस। तो फटाफट इस वाले सवाल को ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें बेटा इस वाले सवाल को। क्या कह रहा है ये वाला सवाल,
ये एक स्फेरिकल डिजाइन है, हेमिस्फेयर है, आधा स्फेयर है। इसके सेंटर से r/2 दूर जाने पर एक चार्ज q है। आपको इस वाले q चार्ज के कारण इस वाली हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। चलो पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई कर लो, वापस आओ, वापस से वीडियो को प्ले करो। क्या तैयार हो इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखो इधर बेटा, हम एक काम करते हैं, हमको इस ऊपर वाली डिजाइन से इस ऊपर वाले हेमिस्फेयर के कारण फ्लक्स निकालना है। इस वाले ऊपर वाले हेमिस्फेयर से जो फ्लक्स पास होके जा रहा है वो निकालना है। मैं एक काम करूं, मैं जैसा हेमिस्फेयर ऊपर है, क्या बिल्कुल वैसा हेमिस्फेयर एक नीचे मान लूं? क्या मान लेते हैं। तो बेटा जैसा हेमिस्फेयर ऊपर वैसा हेमिस्फेयर बिल्कुल नीचे। क्या है? अब एक हमारे पास में कंप्लीट गॉसियन सरफेस आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे? बाय द गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ अपन लोग क्या बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q अंदर जो बंद है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस वाले Q चार्ज के कारण जो टोटल फ्लक्स आ रहा है इस वाली कंप्लीट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि टोटल फ्लक्स इस वाली गॉसियन सरफेस से जो पास होके बाहर निकल रहा है, जो क्रॉस होके बाहर जा रहा है, उसकी वैल्यू हो गई बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सोचना, क्या जैसी डिजाइन ऊपर की क्या वैसी डिजाइन नीचे की? क्या ये वाला चार्ज जिस वाली जगह पे रखा हुआ है, ये वाला चार्ज ऊपर वाले स्फीयर नीचे वाले स्फीयर के लिए बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकली जगह पर रखा हुआ है? यानी कि ऊपर वाले स्फीयर की जो दूरी इस चार्ज से, वैसी ही दूरी नीचे वाले हेमिस्फीयर की भी। यानी कि जो भी इस वाले चार्ज ने टोटल फ्लक्स क्रिएट करा है वो आधा फ्लक्स ऊपर वाले के पास गया, आधा फ्लक्स नीचे वाले स्फीयर के पास में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो ऊपर वाले पार्ट से आधा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले पार्ट से आधा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पार होके जा रहा होगा। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा कि फ्लक्स अपर वाले ऊपर वाले हेमिस्फीयर से जो पास होके जा रहा है, ऊपर वाले हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स पास होके जा रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट की आधी, हाफ। फटाफट लिखें, फटाफट नोट डाउन करें। चलो मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से लिखें, थोड़ा खुद से विचार करें, थोड़ा खुद से सोचें कि हम लोगों ने करा क्या है। हमने स्फीयर करा कंप्लीट, टोटल फ्लक्स हमको मिल गया, ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में बराबर बराबर फ्लक्स। आंसर क्या आएगा? टोटल फ्लक्स का आधा, हाफ। उम्मीद है आपको बात कैच हो पा रही होगी। क्या और सवालों की प्रैक्टिस हो जाए? क्यों नहीं, और सवाल करते हैं बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ और सवाल आप लोगों को देने वाला हूं, लेकिन कुछ सवाल होमवर्क के लिए भी होंगे, कुछ सवाल होमवर्क के लिए भी हम लोग देने वाले हैं। तो सारे बच्चे अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। अगला सवाल, अगले सवाल में देखें बेटा क्या कह रहा है। बेटा अगला सवाल नोटिस करें। अगले सवाल के लिए मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को एक क्यूब बना के देता हूं। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं भाई, क्यूब बना के देते हैं। तो अगले सवाल के लिए आप लोग भी एक क्यूब बनाओ। ये क्यूब बना लिया हम लोगों ने, ओके। अब आप लोग चलो क्यूब को थोड़ा 3D के अंदर बनाते हैं, 2D में मजा नहीं आएगा। तो बेटा ये क्यूब बन गया, ठीक है। ये बेटा क्यूब बन गया और इस वाले क्यूब के, इस वाले क्यूब के ऊपर वाले फेस के मिड पॉइंट पे हम लोगों ने एक चार्ज प्लेस करा है। बाउंसर लगा, लगा बाउंसर। तो इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला फेस है ना, ये ऊपर वाला जो फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, मैंने हाईलाइट करा है। इस ऊपर वाले फेस के देखो, इस वाले फेस को
इस ऊपर वाले फेस के मिड पॉइंट पे बेटा मैं एक चार्ज को रख रहा हूं। तो कहां रख रहा हूं मैं एक चार्ज को? ध्यान से सुनना, ये एक चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं ताकि आप कॉपी के अंदर लिख लो। चार्ज इज प्लेस्ड, चार्ज इज प्लेस्ड, चार्ज कहां रखा हुआ है? चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ, एट द मिड पॉइंट ऑफ अपर फेस, ऊपर वाले फेस के ऊपर वाले चेहरे के मिड पॉइंट पे बीच में बेटा चार्ज रखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूबिकल सरफेस, पासिंग थ्रू द क्यूबिकल सरफेस। तो फटाफट सारे के सारे बच्चे सवाल को ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, सवाल को सोचें क्या है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर थोड़ा डिटेल में बताओ कि चार्ज आपने रखा कहां है? बेटा क्यूब है, कोई भी घर में कार्डबोर्ड का क्यूबिकल डब्बा हो तो उस डब्बे का जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाला जो फेस है उस वाले फेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है। ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ये जो क्यूबिकल सरफेस है, इसके ऊपर वाले फेस के टॉप पॉइंट पे, इसके ऊपर वाले फेस के टॉप पे बिल्कुल बीचों बीच में, ऊपर वाले फेस के बिल्कुल बीचों बीच में हम लोगों ने क्यू चार्ज को रखा है। अब कई बच्चे दूसरा वाला डाउट क्रिएट कर रहे होंगे मन में, कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्यू चार्ज अंदर है डब्बे के या बाहर है? बेटा ना डब्बे के अंदर ना डब्बे के बाहर, यह है फेस के ऊपर, यह है फेस के ऊपर। तो सोचो इस सवाल के बारे में, फटाफट डायग्राम बनाओ, फटाफट देखो कि भाई क्या आंसर आएगा। पॉज करो, एक बार ट्राई तो करो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। मैं फिर से बोल दूं, ये चार्ज ना इस डब्बे के अंदर है ना इस डब्बे के बाहर, यह है डब्बे की सरफेस पे फिक्स। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे इस चार्ज को ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि जो फेस है उस फेस के बीचों बीच में एक बड़ी सी चार्ज वाली बॉल को फिक्स कर दिया। दोबारा से बोलूं, बेटा आप चार्ज को ऐसे मानो कि एक बड़ी सी फुटबॉल थी, फुटबॉल समझते हो, सॉकर वाली बॉल, फुटबॉल, सॉकर, फीफा, उस तरह की फुटबॉल को हम लोगों ने क्या करा? उस तरह की फुटबॉल को हम लोगों ने दे दिया क्यू चार्ज, और उस वाले क्यू चार्ज को इस वाली अपर फेस में बीच में जाके फिक्स कर दिया। तो आधी बॉल नीचे, आधी बॉल ऊपर। अभी भी विजुलाइज नहीं हो रहा? तो बेटा ऊपर वाले फेस पे बस फिक्स है ऐसा मानो, कीप इट सिंपल, सिंपल रखते हैं। पॉज करो, ट्राई करो, वापस से आओ, मैं सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलो देखो बेटा क्या कर रहे हैं अपन लोग, कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, मेरे साथ में बने रहना। मैं सेम डिजाइन वापस से बना रहा हूं, तो सारे बच्चे इधर देखो, मैं सेम डिजाइन फिर से कॉपी कर रहा हूं। आप लोग भी चाहो तो सेम डिजाइन को फिर से कॉपी कर सकते हो। आप लोग कॉपी कैसे करोगे भाई? चलो इधर देखो, सारे लोग है ना इस वाले क्यूब को अपने घर के एक क्यूबिकल कमरे की तरह से विजुलाइज करो, क्योंकि उससे आपको थोड़ी बेटर फील आएगी। ऐसा मानो कि आपके घर का कोई कमरा है क्यूबिकल टाइप का, घर में जो भी कमरा हो उसको इसको विजुलाइज करो, और ऊपर जो छत है, छत के अंदर ये चार्ज फिट हो रखा है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, दीवार के अंदर इस चार्ज को फिट कर रखा है। अब सुनना ध्यान से बात, बेटा ये वाला जो चार्ज है ये कहां पर है? फेस पर। कहां पर ये वाला चार्ज? फेस पर। अगर मैं एक काम करूं, इस वाले बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख दूं, या इस वाले कमरे के ऊपर एक और कमरा रख दूं, कमरे के ऊपर कमरा, रूम के ऊपर रूम, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, कुछ भी मन में विजुलाइज करो। तो बेटा एक और बॉक्स में इसके ऊपर बना रहा हूं, तो कैसा बनेगा बॉक्स? ध्यान से देखना, एक और बॉक्स मैंने बना दिया। ओके,
फील आ रही है? ऊपर एक कमरा, नीचे एक कमरा। तो अब सारे लोग देखो, क्या इस पूरे के पूरे इस मकान की चारों तरफ की दीवार से टोटल जो फ्लक्स पार होके जा रहा होगा, क्या उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू इस वाले क्यू चार्ज के कारण फ्लक्स की टोटल वैल्यू क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी? नहीं हो रही है बात। विजुलाइज दोबारा से देखो बेटा, एक कमरा था, एक बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर वाली सरफेस पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ था। हम लोगों ने क्या बोला? जैसा कमरा नीचे, जैसा बॉक्स नीचे, वैसा ही कमरा ऊपर, वैसा ही बॉक्स ऊपर बना दो। अब ये चार्ज क्या इस पूरी बिल्डिंग, इस पूरे स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीचों बीच में आ गया है। ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर, तो इस पूरे के पूरे बड़े वाले स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीचों बीच में बेटा ये चार्ज। तो बेटा इस वाले चार्ज के कारण ऊपर भी फ्लक्स आएगा, नीचे भी फ्लक्स आएगा। जितना फ्लक्स ऊपर जाएगा उतना ही फ्लक्स नीचे जाएगा। क्या ये बात विजुलाइज हो पा रही है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स इस वाले चार्ज से जो पास हो रहा है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर वाले बॉक्स को मिल रहा होगा आधा फ्लक्स, नीचे वाले बॉक्स को मिल रहा होगा आधा फ्लक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स जो अपर बॉक्स को मिल रहा है या अपर क्यूब को मिल रहा है, ऊपर वाले क्यूब को जो फ्लक्स मिल रहा है या ऊपर वाले बॉक्स को जो फ्लक्स मिल रहा है, ऊपर वाले क्यूब को या ऊपर वाले बॉक्स को जो फ्लक्स मिल रहा है, क्या वो टोटल फ्लक्स का आधा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? यानी कि क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्या बेटा उसी प्रकार से फ्लक्स जो लोअर वाला, नीचे वाला बॉक्स या क्यूब रिसीव कर रहा है, क्या वो वाला फ्लक्स भी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले बॉक्स के पास में क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले बॉक्स के पास में क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। बड़े आराम से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल भाषा में बोल दे तुरंत, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, कई बार ज्यादा समझाना भी दिक्कत कर देता है। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो रही है, कीप इट सिंपल, सीधी सी बात है। ऊपर फेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, आधा चार्ज सरफेस के अंदर यानी बॉक्स के अंदर, आधा चार्ज सरफेस के बाहर। सिंपल रखो, चार्ज को रखा है फेस पे, आधा चार्ज अंदर, आधा चार्ज बाहर। तो चार्ज अगर अंदर, अपन क्या बोलेंगे? इनसाइड चार्ज कितना है? इनसाइड है चार्ज, सिंपल तरीके से देखें तो इनसाइड चार्ज कितना है? क्यू बाई टू। आउटसाइड कितना है? क्यू बाई टू। अब बॉक्स के अंदर, इस वाली सरफेस के अंदर चार्ज ही क्यू बाई टू है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद अंदर चार्ज कितना है? ओनली क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू चार्ज बंद है, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सिंपल रखो, कई बार ज्यादा कॉम्प्लिकेसी, ज्यादा डब्बे को डब्बे, ज्यादा कंफ्यूजन, इस केवल फील के लिए सिंपल रखें, ज्यादा माथे में बर्डन ना लें। फेस के ऊपर चार्ज, आधा बाहर आधा बॉक्स के अंदर। जब चार्ज ही बॉक्स के अंदर क्यू बाई टू एनक्लोज्ड है, क्यू बाई टू चार्ज ही बंद है, तो क्यू एनक्लोज्ड की जगह पे क्यू बाई टू रखोगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे। सिंपल रहेगा मामला, परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल बढ़ जाते हैं आगे। चलो अगले सवाल के ऊपर जा रहे हैं बेटा। अगला सवाल सारे बच्चे फिर से देखें, फिर से अगला सवाल देखो। मैं फिर से बेटा एक क्यूब बना रहा हूं, ध्यान से देखो और विजुलाइज करो। मैंने बेटा फिर से एक क्यूब बनाया, आप भी ड्रॉ करो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। ठीक है, और देखो मैं जितनी चीजें सॉल्व करके बता रहा हूं ना, केवल यहीं पे आप लोगों को नहीं रुकना है, आगे जाना है। मैंने अभी जो क्यूब का सवाल बनाया उसमें आपको यह भी सोचना है कि सर ने टोटल फ्लक्स तो बता दिया, लेकिन जो क्यूब के हर एक चेहरे हैं उनमें से किन किन चेहरों पे बराबर बराबर फ्लक्स होगा, किन किन चेहरों पे अलग अलग फ्लक्स होगा। मैं क्या बात कर रहा हूं, आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा टाइम देना है इन सवालों को। ये नहीं कि भाई मैंने सॉल्व कर दिया, आपने लिख लिया और काम खत्म हुआ। बेटा अगर ऐसे पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाई में। थोड़ा टाइम दो, हर चीज मैच्योर होने के लिए टाइम मांगती है, थोड़ा इन सवालों को टाइम तो दो। तो बेटा आप लोगों को घर पे क्या चीजों पे दिमाग लगाना है, सोचना है कि अरे भाई टोटल फ्लक्स तो मालूम पड़ गया, कौन से चेहरे से कितना फ्लक्स जा रहा है, ये आपका सोचने का काम है। कई सारे चेहरे हैं, 1 2
3 4, नीचे वाला चेहरा, ऊपर वाला चेहरा, हर एक फेस अलग अलग फ्लक्स कंटेन कर रहा है या कुछ फेसेस में बराबर बराबर फ्लक्स आ रहा है? थोड़ा सोचना, इस बारे में कमेंट में बताना भी सही। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल। मैंने बेटा फिर से एक क्यूब बना दिया है और इस बार मैं फेस के ऊपर चार्ज नहीं रख रहा हूं, मैं इस बार किसी एज के ऊपर चार्ज रख रहा हूं। कहां रख रहा हूं मैं चार्ज बेटा? एज के ऊपर। एज मतलब समझते हो ना, ये एक एज हुई, एज, एज। तो मैंने एक एज के ऊपर चार्ज रख दिया, एज के बिल्कुल बीचों बीच में मैंने एक चार्ज ये रख दिया है, क्यू चार्ज। ठीक है, फाइन। ये क्यू चार्ज कहां रखा हुआ है? क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द एज, एट द एज। एज के ऊपर बेटा ये वाला चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है फाइंड आउट द फ्लक्स क्रॉसिंग द क्यूबिकल सरफेस, क्रॉसिंग द फ्लक्स क्रॉसिंग और पासिंग द क्यूबिकल सरफेस। तो बेटा इस वाली क्यूबिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू निकालो। पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर वापस से आओ, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको। और ये कोई अकेले तरीके नहीं है विजुलाइज करने के, आप अपने मन में अपनी दुनिया में कुछ और भी विजुलाइज करके आंसर निकाल सकते हो। आंसर सही आना चाहिए, आंसर वही होगा जो मैं निकाल रहा हूं, लेकिन विजुलाइजेशन करके अगर आप कुछ और भी सोच रहे हो और करेक्ट आंसर पे पहुंच पा रहे हो तो शायद आपका मेथड और ज्यादा औसम हो, आपका मेथड और भी सुपीरियर हो। ठीक है, तो सोचना जरूर। तो चलो बेटा पॉज करो, सवाल को ट्राई करो, फिर वापस से आओ, एक बार इस वाले सवाल को देखते हैं। फिर ट्राई कर लिया आप लोगों ने? अरे भाई ट्राई कर लिया क्या? फटाफट बताओ। नहीं करा है ट्राई? पॉज, ट्राई, फिर से देखो। चलो इधर आ जाओ। तो बेटा मैं इस वाले सवाल को थोड़ा फील कराने के लिए फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं, इस क्यूब को अपने घर का एक कमरा मानो, अपने घर का एक रूम मानो। तो रूम के जो एज होती है, जहां दोनों दीवारें आकर के जुड़ती हैं, अरे भाई दीवार समझते हो ना, एक दीवार आई, इधर एक दीवार गई, ऐसे एज बन गई। हो पा रहा है विजुलाइज? तो कमरे की जो एजेस हैं, उन एजेस के ऊपर बीच में चार्ज फिक्स है। तो बेटा इस वाले चार्ज का अंदर कितना पार्ट होगा? क्यूब के अंदर, रूम के अंदर कितना पार्ट होगा? बेटा वो पार्ट होगा क्यू इनसाइड वाला पार्ट, जो अंदर इनसाइड फंसा हुआ चार्ज है वो हो जाएगा Q/4। चार्ज कितना अंदर है? Q/4। कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं आ रही है बात समझ में, Q/4 कैसे बोल दे रहे हो आप, हमको तो Q दिख रहा है, अंदर कितना चार्ज है हमको क्या मालूम? बेटा विजुलाइज करते हैं। चलो इधर देखो बेटा, अगर इस वाले कमरे के साइड में एक कमरा बना दे, सुनना ध्यान से, इस वाले कमरे के साइड में एक और कमरा बना दें, इस वाले रूम के साइड में एक और रूम, अब 2 रूम बन गए, एक रूम इधर एक रूम इधर, उन 2 रूम के आगे भी 2 रूम, एक रूम 2 रूम, इनके आगे भी 2 रूम, उन चारों रूम का ये वाला एज कॉमन एज होगा। दोबारा से, पहला कमरा साइड में दूसरा कमरा, इन दोनों रूम्स के आगे 2 रूम, दोनों रूम्स के आगे 2 और रूम। विजुलाइज करो मन में, क्या चारों कमरों की जो ये वाली एज एक कॉमन एज बनेगी? तो ये वाला चार्ज क्यों तीनों कमरों की, चारों कमरों की एज का पार्ट हुआ। तो अगर हम लोग विजुलाइज करें तो ये वाला चार्ज चारों कमरों में इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, Q/4 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 Q/4। अब कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं आ रही है फीलिंग, कैसे कमरे बना रहे हो, कहां पर बॉक्स क्रिएट कर रहे हो? मैं हूं ना, देखते हैं इधर। तो बेटा मैं विजुलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम मांग रहा हूं, देखो इधर, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ड्रॉ करने में, आप भी चाहें तो साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। तो बेटा ये वो कमरा हो गया, इस वाले कमरे को, इस वाले कमरे को बेटा
अपन लोगों ने फर्स्ट कमरा जहां के एच के ऊपर, इसके एच के ऊपर बेटा क्या रखा हुआ है, ये वाला क्यू चार्ज। अब मैंने आपसे क्या बोला था, इस वाले कमरे के साइड में एक कमरा और बनाएंगे। तो चलो भाई मैं कलर अलग ले लूं क्या कमरे का, या सेम ही रखें? चलो सेम सा ही रखते हैं, आप लोग बेटर विजुलाइज शायद कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो देखो इधर बेटा, मैं एक कमरा और बिल्ड कर रहा हूं। अब चलो इस वाले कमरे को कंप्लीट करें। ठीक है, ये एक कमरा, ये साइड में दूसरा कमरा। अब क्या कर रहे हैं बेटा, इन कमरों के साइड में और दो, इन कमरों के आगे दो और कमरे बना रहे हैं। अब उनको अलग कलर से बनाना मेरे हिसाब से बेटर होगा, वरना कंफ्यूजन होना कंफर्म है। तो बेटा मैं इनके आगे दो कमरे और तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो दो कमरे और तैयार करने के लिए देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब फील आ रही है बेटा, पीले कलर से, जो फ्लोरोसेंट कलर है, पीले कलर के वाले कमरे हो गए पीछे, ग्रीन वाले हो गए आगे। पीले वाले कमरे पीछे, ग्रीन वाले कमरे आगे। और बेटा अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सर हम तो अभी भी कंफ्यूज हैं, तो बेटा बात सुनो, सबसे पीछे जो कमरे हैं उनको मैं अगर मार्क करूं, तो अगर आप ऊपर से देखोगे सबसे पीछे वाले कमरे हो गए ये वाले, ये सबसे पीछे वाला कमरा, ये सबसे पीछे वाला कमरा, ये दो कमरे सबसे पीछे वाले, इनके नीचे पीछे वाले कमरे बने हुए। ये वाले कमरे जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आगे वाले कमरे हैं, आगे वाले बॉक्स हैं। आगे वाला कमरा, आगे वाला कमरा। अब तो थोड़ी बहुत हेल्प हो पा रही होगी भाई। और बेटा ये वाली साइड जहां पर हमने चार्ज रखा है, ये तो चारों ही कमरों की साइड हो गई। आगे वाले कमरों के लिए पीछे वाली साइड बनी, पीछे वाले कमरों के लिए आगे वाली साइड हो गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या इस वाली साइड पे मार्किंग लगा करके ऐसे बोल दें, कॉमन है ये साइड, या ये वाली साइड कॉमन है, या बोले कि कॉमन के अलावा और कोई बेटर शब्द यूज कर सकते हैं, कॉमन ही बेटर है यार। तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज कॉमन साइड फॉर ऑल दी रूम्स, या ऑल दी बॉक्सेस, ऑल दी बॉक्सेस, सारे के सारे बॉक्सेस के लिए बीच वाली साइड क्या कॉमन हो गई, 100%। तो बीच में रखा हुआ चार्ज क्योंकि चारों कमरों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, एकदम 100%। तो हम लोग क्या ऐसा बोल दें कि क्यू चार्ज इज डिवाइडेड, क्यू चार्ज इज डिवाइडेड in all the four boxes, in all the four rooms or boxes, in all the four rooms or boxes। यानी कि बेटा हर एक चार्ज के, हर एक बॉक्स के अंदर कितना चार्ज हो गया, क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर। यानी कि कोई मुझसे बोले कि पहले वाले कमरे के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा भाई क्यू बाई फोर। जो दूसरे वाले कमरे के अंदर एनक्लोज चार्ज है वो कितना हो जाएगा, अपन बोलेंगे भाई क्यू बाई फोर। जो तीसरे वाले कमरे के अंदर एनक्लोज चार्ज है वो भी कितना हो जाएगा, अपन बोलेंगे भाई वो भी क्यू बाई फोर है। जो चौथे वाले कमरे के अंदर एनक्लोज चार्ज है वो कितना हो जाएगा बेटा, चौथे वाले कमरे के अंदर एनक्लोज चार्ज भी हो जाएगा क्यू बाई फोर। यानी कि चारों ही कमरों के अंदर, चारों ही बॉक्सेस के अंदर जो इनसाइड वाला चार्ज है, जो एनक्लोज चार्ज है, उस एनक्लोज चार्ज की वैल्यू हो रही है बेटा क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर। तो कोई मुझसे अगर पूछे कि ये जो पहला वाला बॉक्स है इसमें अंदर बंद चार्ज क्यू बाई फोर, तो बेटा इसके अंदर फ्लक्स
क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? हाँ कि ना? एक बार डायग्राम की ओर देखें, कॉपी करें। ये डायग्राम बेटा कॉपी में जरूर बनाएं, विजुअलाइज करें, थोड़ी देर आंखों को बंद करके सोचे कि ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं कि एक कमरे के साइड में एक कमरा, आगे 2 कमरे, और ये दीवारें चारों ही कमरों का कॉमन ये कॉर्नर या ये एज, कॉर्नर नहीं एज, ये एज चारों ही कमरों की कॉमन एज बन रही है, तो ये चार्ज चारों ही कमरों में डिवाइड होगा, तो सारे ही कमरों में, सारे ही बॉक्सेस में Q/4 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 हो जाएगा। तो अगर एक बॉक्स के अंदर Q/4 चार्ज अंदर पैक है तो फ्लक्स कितना होगा, Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, ठीक है, पक्की बात। कोई बच्चा बोले सर इतना ताम झाम क्यों, इतने बॉक्सेस क्यों? केवल आपको समझाने के लिए, सिंपल तरीके से बात कर लें एक बार, फटाफट बात कर लें एक बार। सिंपल बात, ये बॉक्स है, बॉक्स के एज के ऊपर चार्ज है, एक बॉक्स साइड में, 2 बॉक्स आगे, ये वाला एज, चारों बॉक्सेस का कॉमन पार्ट, चार्ज इक्वली डिवाइड Q/4 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 Q/4। तो एक बॉक्स के अंदर Q/4, फ्लक्स Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म करते हैं इतने में, ठीक है? तो इतना फास्ट भी अपन लोग कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग साथ आ पाए, सबको बात कैच हो पाए, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बना के आप लोगों को दिया है। बात कैच हो पा रही है आप लोगों को? चलो, क्या मैं कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क में दे दूं? करोगे सवाल? चलो कुछ सवाल होमवर्क में देते हैं। तो सारे बच्चे विजुअलाइज करें कि मैं क्या सवाल दे रहा हूं होमवर्क में। ध्यान से देखो, पहला सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क में जो दे रहा हूं उसके बारे में देखें। क्या है वो पहला सवाल? बेटा क्या अभी तक अपन लोगों ने क्यूब बनाए? तो एक सवाल क्यूब का मैं आपको और दे रहा हूं होमवर्क के अंदर। तो चलो बेटा, ये क्यूब है, एक और क्यूब बना लेते हैं। ये एक क्यूब और हो गया बेटा। इस बार इस वाले क्यूब के किसी कॉर्नर के ऊपर चार्ज रख देते हैं। ये मैंने इस बार इसके कॉर्नर के ऊपर एक क्यू चार्ज रख दिया। प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पे ये वाला चार्ज रखा हुआ है। फाइंड आउट द नेट फ्लक्स, फाइंड आउट द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग और पासिंग थ्रू द क्यूब, क्रॉसिंग द क्यूब। क्यूब को कितना फ्लक्स क्रॉस करके जा रहा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो ये वाला सवाल होमवर्क के अंदर दे रहा हूं, ठीक है? 1-2 सवाल अपन लोगों ने पहले भी होमवर्क में दिए थे, वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। शायद 2 लेक्चर पहले मैंने एक सवाल दिया था, 2 स्फेयर आकर के मर्ज हो रहे हैं, कुछ ऐसा सवाल याद आ रहा है? दिया था क्या? नहीं दिया था? चलो दिया था, नहीं दिया था, कर लेंगे प्रैक्टिस। ओके, तो ये सवाल एक होमवर्क में हो गया है। क्या एक और सवाल दे दूं होमवर्क में? दे दें क्या? चलो दे देते हैं, एक सवाल होमवर्क में और दे देते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखें सारे बच्चे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? ये बेटा एक स्क्वायर शेप है, ये क्यूब नहीं है, इट इज ए स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर सरफेस, एक स्क्वायर टाइप की सरफेस है बेटा। और इस स्क्वायर टाइप की सरफेस के बिल्कुल कोने के ऊपर, एकदम कॉर्नर के ऊपर मैंने एक चार्ज क्यू रखा है। इस वाली स्क्वायर टाइप की सरफेस के एकदम कॉर्नर के ऊपर मैंने चार्ज कितना रख दिया? क्यू। आप लोगों को बताना है फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर सरफेस, ठीक है? एक और सवाल दे दूं? सिंपल सवाल है बेटा, इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं दे रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल होमवर्क में, ये भी होमवर्क में सवाल है बेटा, होमवर्क मैं लिख देता हूं। अगली क्लास में आएंगे, सबसे पहले इन दिए हुए सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके,
तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बेटा फिर से मैं एक स्क्वायर टाइप की डिजाइन बना रहा हूं। देखो सारे लोग, फिर से एक स्क्वायर टाइप की डिजाइन, स्क्वायर शेप या स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर सरफेस। इस बार मैंने स्क्वायर सरफेस के कोने पे नहीं, मैंने इस बार स्क्वायर सरफेस की एज पर एक चार्ज क्यू को रख दिया है। कहां पर रखा चार्ज को? एज पे चिपका दिया मैंने एक चार्ज को। आपको बताना है फ्लक्स जो इस वाली स्क्वायर सरफेस से पास होके जा रहा है, इस वाली स्क्वायर सरफेस से जो फ्लक्स पास होके जा रहा है वो आपको बताना है। क्या आगे बढ़ जाऊं? क्या ये वाला सवाल भी होमवर्क हो गया? बिल्कुल हो गया होमवर्क। क्या एक और सवाल दे दें होमवर्क में? चलो एक और सवाल दे देते हैं होमवर्क में। सारे लोग देखें, अगला सवाल। बेटा मैं एक स्क्वायर टाइप का शेप बना रहा हूं। थोड़ी फील आ रही है? कैसा स्क्वायर शेप है? जैसे मान लो जमीन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक स्क्वायर बना हुआ है, जैसे अपने घर की जो नीचे फ्लोर होती है, मान लो एक रूम है जिसका बेस स्क्वायर शेप का है, तो मैंने नीचे एक स्क्वायर टाइप का शेप आपको दे दिया है, जमीन के ऊपर है। अब इसके एक कॉर्नर से, जैसे मान लो बेटा ये एक कॉर्नर हुआ, इसे कॉर्नर से वर्टिकली अगर आप ए ऊपर जाकर के क्यू चार्ज रख दो, और इस वाले स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो भी ए है, साइड्स भी ए, आप ए ऊपर गए और ए ऊपर जाकर के एक चार्ज क्यू आप लोगों ने प्लेस कर दिया, तो फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर सरफेस। स्क्वायर सरफेस से पास होने वाला आपको फ्लक्स निकाल के बताना है। ठीक है, नोट डाउन करो ये सारे सवाल, फटाफट नोट डाउन करें। तो कितने सवाल हो गए बेटा होमवर्क में? फटाफट एक बार सारे सवालों को देख लेते हैं, जो जो सवाल हम लोगों ने होमवर्क में दिए हैं। तो बेटा पहला सवाल, क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर के ऊपर क्यू चार्ज है, फ्लक्स बताना है क्यूब से कितना पास होके जा रहा है। सेकंड सवाल है एक स्क्वायर सरफेस, कोने के ऊपर चार्ज, कॉर्नर के ऊपर चार्ज, फ्लक्स जो स्क्वायर सरफेस से पास होके जा रहा है कितना होगा। अगला सवाल, स्क्वायर सरफेस, एज के ऊपर चार्ज, बताओ कितना फ्लक्स स्क्वायर सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है। अगला सवाल, स्क्वायर सरफेस और स्क्वायर सरफेस के कॉर्नर से, कैसी है ये वाली स्क्वायर सरफेस? हॉरिजॉन्टल प्लेन में जमीन के ऊपर रखी हुई है, और इसे कॉर्नर से वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं ए के बराबर दूर, और एक चार्ज क्यू को प्लेस कर रहे हैं। आप लोगों को इस वाले स्क्वायर सरफेस से, इस वाली स्क्वायर सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये कई सारे सवाल अपन लोगों ने होमवर्क में दे दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारे सवाल ढंग से ट्राई करोगे, दोगे इन सारे सवालों को 5-5, 7-7 मिनट। कई सारे सवाल तो बेटा 1 मिनट के भी नहीं है, लेकिन जो सवाल टाइम को रिक्वायर, जो सवाल टाइम मांग रहे हैं उनको टाइम देना। अगर आपने आज का लेक्चर ढंग से अटेंड किया है तो मुझे ऐसा लगता है इन सारे सवालों को करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इजी है सवाल, डिफिकल्ट नहीं है सवाल। अगली क्लास में आएंगे, पहले इन सवालों को डिस्कस करेंगे, कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। अभी कई सारे सवाल हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए थोड़ी सॉलिड एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। अब बच्चे सोचेंगे सर क्या होता है सॉलिड एंगल, थोड़ा आइडिया दे देंगे बेटा सॉलिड एंगल का, घबराओ ना। सॉलिड एंगल का आइडिया देंगे, सॉलिड एंगल के ऊपर 1-2 अच्छे सवाल होमवर्क में देंगे, और फिर अपन लोग जाएंगे डेरिवेशंस में, गॉस लॉ के थ्रू वेरियस एलिमेंट्स के डेरिवेशन। लेकिन आज का ये अमेजिंग सेशन बेटा अपन लोग यहीं पर एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।